Hello everyone, this is Baljit from Vocabulary Educational. How are you all? I hope you all are doing good. बेटा आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ दैट इज रिलेटेड टू जर्नल ट्रेनिंग रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है दैट इज रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट 2 और ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने रीडिंग टेस्ट 2 डाला था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं किया है पहले उसको ट्राई करिए, फिर ये वीडियो देखिए। और अदरवाइज इफ यू वांट टू सी दिस वीडियो आप साथ के साथ भी रीडिंग कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट है दैट इज हम लोगों ने सेकंड वाला है। एंड इसमें फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1 में वी हैव 1 to 14 क्वेश्चन। ठीक है जी। एंड ए वाले पार्ट में इसमें हमारे पास 1 to 5 क्वेश्चन है। एंड व्हाट वी हैव टू डू हियर, लेट्स सी क्या करना है हम लोगों ने। बोल रहे हैं जी रीड द इंफॉर्मेशन बिलो अबाउट इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट 4 हिस्टोरिक हाउसेज इन सिडनी। ठीक है जी। तो हमें देखिए यहाँ पे 4 हिस्टोरिक हाउसेज दिए हुए हैं। एंड दे आर सेइंग क्लासिफाई द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो उन्होंने हम लोगों को कुछ लोकेशंस दी हुई है, यहाँ पे चीजें बताई हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड उनकी लोकेशन हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। क्लियर है जी। एंड व्हाट वी हैव टू डू, इन बॉक्सेस 1 to 5 ऑन योर आंसर शीट राइट जी। आपने जी कब लिखना है, अगर गवर्नमेंट हाउस की बात हुई हो। ठीक है जी। देन दे आर सेइंग कि राइट आर इफ रोज हिल स्टेट्स की बात हुई है। देन ई इफ एलिजाबेथ फार्म की बात हुई है। एंड वी इफ वोकलस हाउस की बात हुई है। ठीक है जी। तो ये 4 हम लोगों को मार्क करने हैं एंड दे आर गिविंग अस 5 इंफॉर्मेशन। क्लियर है जी। तो ऑब्वियसली हम लोगों को एक जो है अल्फाबेट 2 टाइम यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, देयर इज नो नीड फॉर यू टू रीड दीज इंफॉर्मेशन फर्स्ट। हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हिस्टोरिक हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में हम इंफॉर्मेशन मैच करेंगे। क्लियर है जी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रोज हिल हाउस के बारे में ये बोल रहे हैं। 7th and 8th November 8 AM to 5 PM इसकी टाइमिंग है जी। ठीक है जी। बोल रहे हैं आउट ऑफ द वुडवर्क बात चल रहा है। द फेस्टिवल ऑफ ट्रेडिशनल वुडवर्क, तो वुडवर्क से रिलेटेड कोई फेस्टिवल है। आगे बोल रहे हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल रूरल, रूरल होता है कंट्री साइड एरिया। ठीक है जी। प्रॉपर्टी वंस ऑक्यूपाइड बाय 6 generations ऑफ वन फैमिली, यहाँ पे वन फैमिली के 6 जनरेशन ने इसके ऊपर रहे हैं, मतलब इसको ऑक्यूपाई किया है। You can watch talented craftsmen at work and learn about the construction of houses. तो आप किसके बारे में सीख सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड फार्म बिल्डिंग इन द 19th century। तो 19th century में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस कैसे होती थी एंड फार्म बिल्डिंग के बारे में आप सीखोगे। ठीक है जी, देख सकते हो उनको। आगे बोल रहे हैं ब्रिंग द फैमिली एंड एंजॉय अ वीकेंड। तो इट इज फैमिली फेस्टिवल, आप फैमिली को भी ला सकते हो एंड इंक्लूड्स लाइव म्यूजिक, किड्स एक्टिविटीज, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मच मोर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल गई। तो लेट्स सी ऐसा कुछ रिलेटेड यहाँ पे हमें बताया हुआ है। तो देखो ए वाला बोल रहा है अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 19th century स्किल्स। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मतलब शो करना, किसी चीज को शो करना। एंड देखो बेटा यहाँ पे सीधा ही इन्होंने बोला था डेमोन्स्ट्रेशन किसका, 19 अर्ली 19th century की फार्म बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस कैसे बनते हैं, तो वो होगी आपकी स्किल्स। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर फर्स्ट आंसर। और हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा हाउस है ये, रोज हिल स्टेट है। तो रोज हिल स्टेट के लिए इन्होंने हम लोगों को बोला है यू हैव टू राइट आर, तो वी आर गोइंग टू राइट आर हियर। ठीक है जी। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव टू सेकंड प्लेस जो उन्होंने हमें दिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम एलिजाबेथ फार्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। बोल रहे हैं 14 and 15 नवंबर में है जी ये एलिजाबेथ फार्म बताया हुआ है। कहते हैं कम एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ ऑलिव ट्री। तो यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में बात चल रही है, ट्रीज के बारे में बात चल रही है। कह रहे हैं ओपन एयर डाइनिंग है एंड एक्सपीरियंस द म्यूजिक एंड डांस ऑफ मेडिटेरियन रीजन एट आर ऑलिव फेस्टिवल। तो मेडिटेरियन रीजन का आप कह रहे हैं म्यूजिक एंड डांस देखोगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे हमारे फेस्टिवल पे। आगे बोल रहे हैं द ऑलिव
Now, part of Australian multicultural society is an important aspect of our history. कहते हैं हमारी history का बहुत important aspect है, बहुत important part है. Today, the oldest olive tree in the country, planted at Elizabeth Farm in 1805, is the inspiration for the festival. कहते हैं जो आज हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब अब जो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं वो किसको मार्क करने के लिए, जो इन्होंने यहाँ पे प्लांटेड एट एलिजाबेथ फार्म जो है 1805 में प्लांट किया था इन्होंने ऑलिव का प्लांट, वो इनकी इंस्पिरेशन है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए. एंड टाइमिंग बताई हुई है, ओपन डेली 10 AM टू 5 PM. तो यहाँ पे देखो हमें ट्रीज के बारे में बात की है, इन्होंने बोला ओपन एयर म्यूजिक एंड डांस है ना. और एलिजाबेथ फार्म में जो ट्री प्लांट किया था वो उसका इंस्पिरेशन मार्क है. देखिए इससे कुछ रिलेटेड है यहाँ पे. अब देखो फर्स्ट वी हैव डन, सेकंड बोल रहे हैं द फर्स्ट एवर इवेंट रन बाय हिस्टोरिक हाउसेस ट्रस्ट. ये बोल रहे हैं पहला कोई हिस्टोरिक इवेंट, ऐसी बात नहीं की है बेटा अभी तक हमें. कहते हैं अ गार्डन परफॉर्मेंस विद रिफ्रेशमेंट ऑन सेल. कहते हैं रिफ्रेशमेंट सेल पे मिलेंगे. बेटा देखो यहाँ पे इन्होंने ओपन एयर डाइनिंग की बात तो की हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई इन्होंने रिफ्रेशमेंट की बात नहीं की और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट बोल रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा. अ व्यू ऑफ अ वाटर, कहते हैं वाटर का व्यू, यहाँ पे हमें कोई भी वाटर के बारे में बात नहीं है. नेक्स्ट बोल रहे हैं सेलिब्रेशन ऑफ अर्ली ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर. देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात आई है एंड यहाँ पे प्लांटिंग ऑफ ट्री की बात कर रहे हैं, तो प्लांटिंग ऑफ ट्री क्या हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर. सो दैट इज व्हाई दिस इज योर फिफ्थ आंसर. यहाँ पे इसकी आपकी फिफ्थ आंसर की लोकेशन मिलेगी. एंड वी आर गोइंग टू राइट, अब यहाँ पे एलिजाबेथ फार्म के लिए इन्होंने हमें क्या बताया था, देखो ई, वी हैव टू राइट ई हियर. क्लियर है जी. लेट्स मूव टू थर्ड इंफॉर्मेशन. थर्ड इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं जी संडे 6 मार्च 3 PM टू 7 PM है. आगे बोल रहे हैं गवर्नमेंट हाउस है जी. कहते ट्रीट योर सेल्फ टू अ म्यूजिकल फेस्ट फॉर एन ऑटम आफ्टरनून इन द गार्डन. ठीक है जी, ये गार्डन में होगा. एंड ग्राउंड्स ऑफ गवर्नमेंट हाउस, लिसनिंग टू सम ऑफ द सिडनीज बेस्ट म्यूजिशियन. ठीक है जी, ये गार्डन में होगा, सिडनी के बेस्ट म्यूजिशियंस यहाँ पे आएंगे. Government House was built between 1837 and 1845 and sits within an important historical garden with exotic trees, pathways and traces. तो यहाँ पे बहुत सुंदर से आपको pathways, exotic trees वगैरह मिलेंगे इन gardens में. कह रही हैं जी bring a picnic और जस्ट रग, या तो आप अपनी पिकनिक का मटेरियल ले आओ या फिर रग लेके आ जाओ ओनली. एंड परचेज समथिंग फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ रिफ्रेशमेंट अवेलेबल. तो यहाँ पे बोला है इन्होंने कि या तो अपना पिकनिक का सामान ले आओ सारा या फिर रग लेके आ जाओ. एंड यू कैन परचेज रिफ्रेशमेंट, आपको रिफ्रेशमेंट अवेलेबल है, मिल जाएगा यहाँ पे. ठीक है जी. ग्राउंड्स ओपन डेली 10 AM टू 4 PM. अब देखो जरा क्या बोला था कि गार्डन्स में परफॉर्मेंस हो रही है ना, फिर उसके बाद में बोला था हाउस कब बना था, उसकी हिस्ट्री बताई है, एक्सोटिक ट्रीज पाथवेज है यहाँ पे और रिफ्रेशमेंट मिलेगा. तो लेट्स सी ऐसा कुछ बोला है. कह रहे हैं जी द फर्स्ट इवेंट एवर रन बाय हिस्टोरिक ट्रस्ट हाउस. बट इसके बारे में तो अभी तक हमें इन्होंने बताया नहीं कि फर्स्ट है कोई कि नहीं. गार्डन परफॉर्मेंस विद रिफ्रेशमेंट ऑन सेल, ये बात जरूर बोली है उन्होंने कि गार्डन परफॉर्मेंस हो रही है. देखो यहाँ पे बोला था ना गार्डन में ऑटम आफ्टरनून, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे बोला था म्यूजिकल फेस्ट फॉर एन ऑटम इन द गार्डन, तो यहाँ पे गार्डन आ गया आपका. सो दैट इज वाई ये आ गया आपका थर्ड आंसर. क्वेश्चन हम लिख देते हैं थर्ड. देन वी हैव टू राइट. अब यहाँ पे गवर्नमेंट वाले के लिए इन्होंने क्या बोला था, गवर्नमेंट वाले के लिए बोल रहे थे राइट डाउन जी, तो वी हैव टू राइट जी हियर. क्लियर है जी. ठीक है जी, चलो लास्ट वाला पढ़ते हैं. ठीक है जी. अब ये बोल रहे हैं जस्ट अ मिनट, बोल रहे हैं वोकालस हाउस के बारे में बोल रहे हैं 27 नवंबर 6 PM टू 9 PM चलेगा. कहते हैं जैज इन द गार्डन्स. ठीक है, जैज म्यूजिक चलेगा गार्डन्स में. बोल रहे हैं द जैज फेस्टिवल इज द लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द हिस्टोरिक हाउसेस म्यूजिकल इवेंट. ये सबसे लंबा चलने वाला है एंड मोस्ट सक्सेसफुल है. ठीक है जी. On the perfect summer evening, pack a picnic dinner, come along with friends or family, and enjoy some of Sydney's best jazz in idyllic garden of Vicolas House. ठीक है जी, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ पिकनिक के लिए आ जाएं, पिकनिक का सामान लेके आए सारा. Vicolas House is only surviving example of Sydney of 19th century estate overlooking a harbor.
अच्छा, ओवरलुकिंग द हार्बर मतलब ये इसका फेस किसकी तरफ है? हार्बर। हार्बर क्या होता है? कोस्टल एरिया जहाँ पर की शिप्स की लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है ना। विद हाउसेस, स्टेबल्स एंड आउट बिल्डिंग सेट इन इट्स ओन मैग्निफिसेंट गार्डन्स। तो वहां पे हाउसेस है। स्टेबल्स क्या होते हैं? स्टेबल्स होते हैं जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है, ठीक है जी। और आउट बिल्डिंग्स हैं, उनके बड़े बड़े गार्डन्स हैं। तो क्या पता चला कि सिडनी में जैज म्यूजिक के लिए बेस्ट प्लेस है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आओ पिकनिक का सामान लेके। एंड उसके बाद में इन्होंने बोला कि ये लॉन्गेस्ट जो है, देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट सक्सेसफुल हिस्टोरिकल इवेंट चल रहा है यहाँ पे। और इन्होंने बोला ये हार्बर, मतलब हार्बर मीन्स ये सी एरिया के आसपास है। स्टेबल्स है यहाँ पे, आउट बिल्डिंग्स है। तो लेट्स सी, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर दी है। ये बोल रहे हैं द फर्स्ट इवेंट एवर रन बाय द हिस्टोरिक हाउस ट्रस्ट। देखो अब ये हिस्टोरिक हाउस ट्रस्ट की दोबारा, देखो यहाँ पे बोला था ना हिस्टोरिक हाउस, सक्सेसफुल ऑफ द हिस्टोरिक हाउसेस। तो यहाँ पर ये आ गया आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेकंड क्वेश्चन। तो दिस इज योर सेकंड आंसर। हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड के पास। तो कॉलर्स के लिए इन्होंने बोला था बी, तो दिस इज योर आंसर। वी हैव टू राइट बी हियर। एंड देन अब और इन्होंने बोला था हार्बर के पास है ना। मतलब हार्बर को ओवरलुक कर रहा है, ओवरलुक कर रहा है मतलब उसकी तरफ उसका फेस है। तो दिस इज फोर्थ वाला। तो यहाँ पे आ गया आपका फोर्थ। एंड वी हैव टू राइट बी है। क्लियर है जी? क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट पैसेज का, वो क्या है। एंड दिस इज रिलेटेड टू सिटी साइकिल क्लब के बारे में बात चल रही है। हेल्पफुल टिप्स फॉर न्यू साइकिलिस्ट, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चंस क्या है इससे रिलेटेड। हाँ जी, कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अच्छा यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्ड्स बोल रहे हैं बेटा, वी हैव टू चूज वर्ड्स फ्रॉम हियर। समटाइम दे आर सेइंग कि आप वर्ड्स, दे आर सेइंग कि वी हैव टू चूज द अल्फाबेट, सॉरी। ओके, सेकेंड जो पैसेज है दैट इज रिलेटेड टू सिटी साइकिल गाइड एंड हेल्पफुल टिप फॉर न्यू साइक्लिस्ट बता रहे हैं। लेट्स सी कौन सा टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। ओके, दे आर सेइंग कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड ए एस बिलो। एंड बोल रहे हैं राइट द करेक्ट लेटर। हम लोगों को करेक्ट लेटर लिखना है, वर्ड्स नहीं लिखने हैं बच्चे। तो देखो दे हैव गिवन अस 8 to 7 words and we have to write alphabets and 6 to 12 are the blanks. What we have to do, पहले हम यहाँ से दो fill in the blanks पढ़ेंगे फिर पैराग्राफ में जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं साइकिल गाइड है। दिस ब्रोशर इज फॉर पीपल हु हैव रिसेंटली टेकन अप साइकिलिंग। बोल रहे हैं फॉर मैकेनिकल एडवाइस यू शुड गो टू योर नियरेस्ट साइकिल शॉप। दे कैन मेक श्योर दैट योर बाइक इज डैश एंड कंफर्टेबल। तो आपकी बाइक को चेक करेंगे कि वो कंफर्टेबल है या फिर और कुछ इसी के बारे में और चेक करेंगे, ठीक है जी। दे ऑल्सो हैव अ वाइड रेंज ऑफ एसेसरीज फॉर सेल सच एज स्पेशलिस्ट गियर फॉर। उनके पास अलग अलग रेंज ऑफ एसेसरी भी है। जो स्पेशलिस्ट गियर है वो कुछ कंडीशंस के लिए। तो देखिए जरा क्या है से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। They saying your local bike shop is the best place for advice on। किसकी एडवाइस दे रहे हैं? बाइक सेटअप। बोल रहे हैं आगे, कहते हैं सिंपल एडजस्टमेंट कैन मेक साइकिलिंग सेफर एंड मोर कंफर्टेबल। देखो तो वो चेक करेंगे सेटअप करके कि योर बाइक शुड बी कंफर्टेबल। अभी अब देखो बेटा यहाँ पे कंफर्टेबल वर्ड यूज हो गया था पहले। अब और क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने बोला सेफर। साइकिलिंग सेफर है कि नहीं? तो लेट्स सी, सेफर लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ सेफर से रिलेटेड वर्ड। पहला तो बेनिफिट्स है, बाइसाइकल्स, क्लीन, कंट्रोल्स, डिफिकल्ट, एंटरटेनमेंट, फाइन, हर्ट, इंश्योरेंस, लॉयर्स, लॉस्ट, मोटरिस्ट, पेडेस्ट्रियंस, पीपल, देन रिलायबल। रिलायबल का होता है ट्रस्ट वर्दी, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ऊपर, अ, ऊपर इन्होंने यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया था सेफर। तो सेफ कौन होगा जिसके ऊपर हम रिलाई करेंगे? तो वी कैन यूज दिस वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम यूज हुआ है तो वी हैव टू पुट ओ हियर। क्लियर है जी? दिस आंसर इज योर ओ। क्लियर? फिर उन्होंने बोला था वाइड रेंज ऑफ एसेसरीज भी मिल रही है लाइक स्पेशलिस्ट गियर। कौन सी कंडीशंस के लिए देखते हैं।
And they're saying conditions of brakes, tires, chains, gears, etc. Lights, bells, helmet, locks, luggage, couriers, reflective and fluorescent and specialist clothing. यहाँ पे specialist word आ गया देखो. Clothing for cycling in the rain. अब ये बोल रहे हैं रेन एरिया में, जब रेन होगी उस कंडीशंस में, तो gear for dash कंडीशन, तो कौन सी कंडीशंस है? रेन वाली. अब देखिए जरा रेन से रिलेटेड कोई वर्ड है, बट इन सबको पढ़ के मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है. देखो यहाँ पे रेन तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन वेट लिखा है. वेट का मतलब होता है गीला. ठीक है जी, तो ऐसी कंडीशन जब गीला हो, मतलब कि रेनी सीजन हो, तो वी हैव टू राइट एस हियर. क्लियर है जी? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द डैश ऑफ द रोड्स. तो आपको किस चीज के बारे में अवेयर होना पड़ेगा यहाँ पे? ठीक है, as these apply to everyone, not just motorist. कहते हैं सिर्फ ये मोटरिस्ट, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनके ऊपर ही अप्लाई नहीं हो रहा है, ये सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है. Although dash are often allowed to go where many others may not. कहते हैं हालांकि ये लोग, कुछ लोगों की बात चल रही है कि वो लोग जो है वहां पर भी अलाउड है जहां पर कि बाकी सारे नहीं है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. सबसे पहले उन्होंने बोला था अवेयर होना चाहिए आपको किस चीज के. हाँ जी, गुड साइकिलिंग कोड बोल रहे हैं. ट्रैफिक रेगुलेशन अप्लाइज टू साइक्लिस्ट. तो बोल रहे हैं जो है ट्रैफिक के रेगुलेशन है वो साइक्लिस्ट पर अप्लाई होते हैं. तो इट मीन्स हम लोगों को साइक्लिस्ट के जो रेगुलेशंस है, आप रेगुलेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे कोई वर्ड यूज किया होगा. देखते हैं क्या बोल रहे हैं रेगुलेशन के लिए यहाँ पे. बेटा देखो रेगुलेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे रूल्स यूज किया है. हम रूल्स एंड रेगुलेशन इकट्ठा बोलते हैं ना, तो सिनोनिम यूज कर लिया. सो दैट इज व्हाई क्यू इज द आंसर. क्लियर है जी? चलिए, ऑल्दो डैश आर ऑफन अलाउड टू सम बोला था उन्होंने. कहते हैं हालांकि ये लोग, ऑन लोग आप देखते हैं, हम आगे बोल रहे हैं. कहते हैं साइकिलिंग इज परमिटेड ऑन ऑल रोड अपार्ट फ्रॉम मोटरवेज. ठीक है जी, एज वेल एज मेनी प्लेसेस वेयर मोटर व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड. तो बोल रहे हैं जहाँ पर मोटर व्हीकल्स है, मतलब मोटरसाइकिल या कार से बसेस है, वहां पे परमिटेड नहीं है. वहां पे कौन परमिट, किसकी किसको परमिशन है? साइकिलिंग की. ठीक है जी, साइकिल्स को परमिशन है. तो साइकिल कौन चला रहा है देखते हैं अब हम. ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया था बाईसाइकिल्स. तो बाईसाइकिल्स हैं जो, या फिर साइकिल्स हैं, दे आर परमिटेड. तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा बी. क्लियर है जी? नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ यू ब्रेक द लॉ यू रन द रिस्क ऑफ गेटिंग. अगर आप लॉ ब्रेक करते हो तो आपको किस चीज में बोल रहे हैं? रन ऑफ रिस्किंग. आपको रिस्क हो सकता है किसका? गेटिंग मीन्स कुछ मिल सकता है. क्या मिल सकता है देखें जरा, किस चीज का रिस्क होगा, मतलब हम यहाँ पे देखते हैं. एंड दे आर सेइंग it is illegal for cyclists to ignore the red light, disobey one way and other road signals, to ride on the pavement and area of this. The police have power to impose a dash fine for cycle offenses. जो साइकिल चला रहा है अगर वो रूल तोड़ता है तो उसको क्या मिलेगा? इम्पोज हो सकता है फाइन्स. उनको फाइन मिल सकता है. ठीक है जी, अब देखें जरा फाइन लिखा हुआ है वहां पे या कुछ और ऐसा वर्ड यूज किया है. एंड बेटा कम टू दिस जी, यहाँ पे सीधा ही फाइन लिखा हुआ है, तो आई हैव टू राइट जी ही. यहाँ पे जी लिख देंगे. क्लियर है जी? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. बोल रहे हैं इट पेज टू बिलोंग टू सीटीसी. मेंबर कैन गेट हेल्प फ्रॉम डैश. किससे हेल्प ले सकते हैं? एंड टेक पार्ट इन टूर्स एंड स्पेशल अरेंज डैश. तो मेंबर किसकी हेल्प ले सकते हैं उसके बारे में देखते हैं हम. ऊपर क्या लिखा है, किसकी हेल्प ले सकते हैं? हाँ जी, सीटीसी टूरिंग क्लब की बात चल रही है. कहते हैं नेशनल साइक्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सीटीसी वर्कर्स वर्क्स फॉर ऑल साइक्लिस्ट एंड डेवलप नेशनल स्टैंडर्ड एंड accreditations फॉर साइकिलिंग ट्रेनिंग. ठीक है जी, आगे बोल रहे हैं इट ऑफर्स लीगल एडवाइस. तो क्या करते हैं ये बेटा? ये लीगल एडवाइस ऑफर करते हैं. चीफ इंश्योरेंस एंड ऑर्गेनाइज टूर्स एंड सोशल इवेंट्स. तो यहाँ पे सोशल इवेंट्स और टूर्स की बात आ रही है. और ये क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? लीगल एडवाइस. इट पे टू बिलोंग टू सीटीसी. मेंबर कैन गेट हेल्प फ्रॉम लीगल एडवाइस. तो लीगल एडवाइस के लिए हम यहाँ पे लॉयर्स का वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि लॉयर्स आर किससे रिलेटेड है? रूल्स रेगुलेशन. ठीक है जी, फिर उसके बाद में कानून से लॉयर्स. एंड टेक पार्ट इन टूर्स एंड स्पेशली अरेंज. स्पेशली अरेंज किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो? अब देखो जरा इनमें से कौन सा फिट बैठ रहा है. बेटा देखो उन्होंने यहाँ पे बात करी थी एंटरटेनमेंट की, देखो है ना, सोशल इवेंट की एंड टूर्स. तो सोशल इवेंट एंड
टूर्स क्या होते हैं, वो होते हैं एंटरटेनमेंट। सो एफ इज द आंसर। ठीक है जी, मौज मस्ती करेंगे ना, तो एफ इज द आंसर। अरेंज करेंगे इन सारी चीजों के लिए आप। लेट्स मूव एंड देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है दैट इज क्या बोल रहा है, हमें कह रहा है कि रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 13 एंड 14। ठीक है जी, तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस दे रहे हैं ये इन्होंने। बेटा इन्होंने हमें एमसीक्यूज दिए हैं और बोल रहे हैं चूज टू लेटर्स ए टू एफ, राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 13 एंड 14 ऑन योर आंसर शीट। और क्वेश्चन बोल रहा है बेटा विच टू थिंग्स मस्ट यू डू इफ द फायर अलार्म गोज ऑफ। अगर फायर अलार्म गोज ऑफ होगा तो आपको क्या चीजें करनी है। ठीक है जी, बेटा जब भी आपको एमसीक्यूज आए तो प्लीज आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि देयर इज नो नीड फॉर यू टू लुक फॉर द आंसर्स फर्स्ट। आप एमसीक्यूज का क्वेश्चन पढ़ो बस, और उसके बाद में आंसर्स नहीं पढ़ोगे। जहां पर आप इंफॉर्मेशन पढ़ोगे क्वेश्चन की, ठीक है, इंफॉर्मेशन पढ़ के पूरा पैराग्राफ आप जब पढ़ोगे तो उसमें से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो नो नीड टू लुक एट द ऑप्शंस। तो चलिए देखते हैं जरा। बोल रहे हैं मिशेल कॉलेज की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी फायर प्रोसीजर है। ठीक है, कह रहे हैं जी इफ यू डिस्कवर अ फायर यू शुड, कहते हैं अगर आपको लगे कि फायर हो गई है तो क्या करना है, साउंड द अलार्म, फायर अलार्म। ठीक है, साउंड करना है। रिपोर्ट द फायर टू रिसेप्शन फ्रॉम एनी ऑफ द ग्रीन फोन्स इन द बिल्डिंग। तो ग्रीन फोन से आपने बिल्डिंग में फोन करना है रिसेप्शन पर। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट होता है खाली करना या लीव करना द बिल्डिंग एंड गो टू योर मीटिंग पॉइंट्स। आप अपने मीटिंग पॉइंट्स पे चले जाओगे। ठीक है, मीटिंग पॉइंट्स ऑलरेडी आपको बताई होंगे। फिर बोल रहे हैं इफ यू हियर द फायर अलार्म, अगर आप फायर फायर अलार्म सुनते हो तो आपने क्या करना है। बोल रहे हैं जी लीव द रूम इमीडिएटली बाय द नियरेस्ट सेफ एग्जिस्ट। ठीक है जी, पास वाली एग्जिस्ट से फटाफट रूम वेकेट कर देना है, छोड़ देना है। शटिंग द डोर्स बिहाइंड यू, और डोर्स को क्या कर देना, शट कर देना, बंद कर देना है। फिर आगे बोल रहे हैं डू नॉट यूज द लिफ्ट्स, लिफ्ट्स नहीं यूज करनी है। डू नॉट टेक एनी पर्सनल बिलोंगिंग, कोई पर्सनल बिलोंगिंग उठाने में नहीं लग जाना वहां पर। ठीक है जी, और आगे बोल रहे हैं असिस्ट डिसेबल्ड पीपल एंड विजिटर टू लीव द बिल्डिंग। जो डिसेबल्ड पीपल है उनकी, और जो विजिटर है, विजिटर कौन होता है, जो अभी आया होगा कि वहां पे कुछ न्यू मेंबर्स होंगे मिलने के लिए आए हैं एंड ऑल। ठीक है जी, तो उनको आपने असिस्ट करना है, हेल्प करना है। आगे बोल रहे हैं गो टू द अरेंज मीटिंग पॉइंट, अरेंज मीटिंग पॉइंट पर चले जाओ। डू नॉट रिटर्न टू द बिल्डिंग अंटिल द फायर सेफ्टी ऑफिसर हैज टोल्ड यू इट इज सेफ टू डू सो। तो जब तक फायर सेफ्टी ऑफिसर आपको बताएगा नहीं तब तक आपने बिल्डिंग में वापस नहीं आना। तो देखिए जरा कौन सी इंफॉर्मेशन हमें इन पैराग्राफ्स में मिली जो बिल्कुल करेक्ट है। फायर अलार्म गोज ऑफ होगा जब, सबसे बोल रहे हैं पहले रिंग द फायर ब्रिगेड। नहीं जी, देखो यहाँ पे इन्होंने हमें बोला था रिंग द फायर ब्रिगेड, नहीं बोला था रिपोर्ट द फायर, रिपोर्ट फायर टू रिसेप्शन। तो हमने फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाना। सो दिस इज रॉन्ग, कट कर दो इनको। कैन यू क्लोज ऑल डोर्स एज यू लीव द बिल्डिंग। यहाँ देखो हमें बोला था कि लीव बिहाइंड करके कुछ बोला था, लीव द रूम इमीडिएटली बाय द नियरेस्ट सेफ एग्जिट एंड शटिंग डोर्स बिहाइंड यू। अपने बाद में आके आते ही पीछे से दरवाजे बंद कर दो, तो शटिंग डोर आ गया, क्लोज ऑल द डोर। तो दिस इज द आंसर। आगे इन्होंने बोला है पिक अप ओनली एसेंशियल पर्सनल बिलोंगिंग्स, कहते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी पर्सनल बिलोंगिंग्स है आपकी चीजें वो उठा लो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं देखो डू नॉट टेक एनी बिलोंगिंग, तो कुछ नहीं लेके आना भाई आपने, इसको बंद करो फटाफट करो। हेल्प एनीवन इन नीड टू गेट आउट, जो जिनको बाहर जाने में हेल्प की जरूरत है उनकी हेल्प करो। देखो यहाँ पे बोला था असिस्ट डिसेबल्ड, तो कोई बंदे उन लोगों की हेल्प करनी है जो नीड में है। तो कौन होंगे, डिसेबल एंड विजिटर्स, क्योंकि विजिटर न्यू है आपके यहाँ पे, उनको पता नहीं है बिल्डिंग के बारे में, तो आपने उनको असिस्ट करना। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आगे बोल रहे हैं चेक दैट एवरीवन हैज गॉन टू द मीटिंग पॉइंट। बेटा इन्होंने बोला था गो टू अरेंज, आप चले जाओ वहां पे, ये नहीं बोला कि चेक करो, तो रॉन्ग है। रिटर्न टू द बिल्डिंग व्हेन द फायर अलार्म स्टॉप, जब फायर अलार्म स्टॉप हो जाओ तब आ जाओ। और देखो यहाँ पे बोल रहे थे जब तक फायर सेफ्टी ऑफिसर आपको बोलता नहीं है कि सेफ है तब तक नहीं आना, तो दिस इज रॉन्ग। तो हमारे आंसर्स क्या आ गए, बी एंड डी। क्लियर है जी, तो आप अपनी शीट्स पे बी एंड डी लिख दोगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट टेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में हमें बोल रहे हैं रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस।
15 to 27 क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। चेक कर लेते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं। हाँ जी, पहले 15 एंड 16 जो है दैट इज एमसीक्यूज, और दो चूज करने हैं। बोल रहे हैं राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 15 एंड 16, और इनमें से चूज करने हैं विच टू टॉपिक्स आर मेंशन इन द टेक्स्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन से जो है टॉपिक है वो मेंशन किए हुए हैं टेक्स्ट में। तो लेट्स सी, हम देखते हैं उसके बारे में। एंड नेक्स्ट बोल रहे हैं लेबल द डायग्राम। अच्छा, हम लोगों को कोई डायग्राम दिया हुआ है, देन वी हैव टू लेबल एंड टू वर्ड्स में लेबल करना है। क्लियर है जी? तो चलो, यहाँ पे बोल रहे थे कि विच टू टॉपिक्स आर मेंशन इन द टेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कहते हैं लिस्ट बिलो मेंशन टॉपिक्स यू कैन कवर ऑन द कॉफी वर्ल्ड कोर्स। तो कॉफी वर्ल्ड कोर्स चल रहा है कोई, उसमें कौन कौन सा टॉपिक मेंशन किए उसके बारे में चलते देखते हैं। एक करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे बोल रहे हैं, कहते हैं बिकम अ प्रोफेशनल बरिस्टा। ठीक है जी। उसके बाद में बोल रहे हैं साइन अप फॉर अ कॉफी वर्ल्ड कॉफी मेकिंग कोर्स टुडे। ठीक है जी। कहते द कॉफी वर्ल्ड कोर्स डिटेल विद प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायरिंग टू मेक एंड सर्व अ ग्रेट कप ऑफ कॉफी। इसके बारे में नॉलेज दे रहा है। किसी फ्रॉम सेलेक्टिंग, तो पहले कहते हैं सेलेक्टिंग द राइट बीन्स, पहले आप बीन्स सेलेक्ट करना सीखोगे। यूजिंग एंड केयरिंग फॉर एक्सप्रेसो कॉफी मशीन, अपनी कॉफी मशीन की जो केयर एंड यूजेस सीखोगे। एंड फाइनल प्रेजेंटेशन, तो आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन आप कॉफी को कैसे प्रेजेंट करोगे। तो ये तीन चीजें देखोगे। ठीक है, तो लेट्स सी अब हम लोगों को कौन कौन सी मेंशन की हुई है इन्होंने। सबसे पहले बोला था बेटा हाउ टू रन अ कॉफी शॉप, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की कि कॉफी शॉप कैसे चलाओगे। वेयर कॉफीज कम फ्रॉम, ये भी नहीं बताया कॉफीज कहाँ से आती हैं, आएंगी आई आती हैं या। वेयर टू बाय द बेस्ट कॉफी, कहाँ से बाय करें बेस्ट कॉफी, ये भी नहीं बताया। हाउ टू चूज द बेस्ट कॉफी बीन्स, बेटा इसकी बात हुई थी, देखो सिलेक्शन ऑफ कॉफी बीन्स बोला था जो। सेलेक्टिंग द राइट बीन्स, तो वही आ गया सिलेक्शन ऑफ कॉफी बीन्स। ठीक है जी। सेकेंड, हाउ टू सेलेक्ट अ गुड कॉफी मशीन, कि कैसे कॉफी मशीन, कैसे आप गुड कॉफी मशीन को चूज करोगे, ये बात नहीं की। हाउ टू लुक आफ्टर योर मशीन, ये बात की थी बेटा। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला था सेलेक्टिंग द राइट बीन्स, ये हो गया हमारा। यूजिंग एंड केयरिंग फॉर एक्सप्रेसो कॉफी मशीन, ठीक है जी, इसकी बात करें। और फाइनल प्रेजेंटेशन, तो ये दो चीजें हमें मेंशन कर दी इन्होंने। सो दैट इज वाई आपके आंसर्स आ गए डी एंड एफ। क्लियर है जी? डी एंड एफ आंसर आ गया। अब ये हमें बात कर रहे हैं कॉफी मशीन की लेबलिंग की। तो फटाफट से हम पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। कहते हैं नो मोर देन टू वर्ड्स है। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे कोई वाटर टैंक सा लग रहा है मुझे। देखो पानी भरा हुआ है ना, कप रखा हुआ, स्ट्रेनर है, कोई पाइप है, और ये ऊपर कोई एरिया जा रहा है। तो ऐसे कुछ कॉफी मशीन के बारे में बात की होगी। तो लेट्स सी क्या बात की है, कैसा इसका स्ट्रक्चर बताया वहाँ पे। ये बोल रहे हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुकलेट, इसमें से पढ़ते हैं कि बुकलेट में ही बताया होता है ना कि कॉफी का मॉडल कैसा है, आप कौन सा पार्ट किस लिए यूज करते हो। बोल रहे हैं एवरी कॉफी मशीन इज अ बिट डिफरेंट फॉर सिंप्लिसिटी दिस डायग्राम इलस्ट्रेट अ सिंगल रिजर्वायर स्टीम मशीन। ठीक है जी, सिंगल रिजर्वायर मतलब एक रिजर्वायर है। और देखो यहाँ पे एक ही रिजर्वायर रहता है। रिजर्वायर होता है स्टोरेज के लिए, स्टोर इसको बोलते हैं। ठीक है। द रेज एरिया ऑन द टॉप ऑफ द मशीन इज कॉल्ड द लिड। तो रेज एरिया, रेज मतलब उभरा हुआ, जो ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये ऊपर उठा हुआ एरिया है, तो दिस इज लिड। ये क्या है आपका, लिड। क्लियर है जी? आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं आगे दिस इज वेयर यू पुट द बीन्स, आप यहाँ से बीन्स डालोगे। जस्ट बिलो दिस इज द स्टीम वॉल्व, स्टीम वॉल्व है। इन द सेंटर ऑफ द मशीन इज अ पाइप थ्रू विच द स्टीम कैन एग्जिट। ठीक है जी, विच इज यूज टू फ्रोथ अप द मिल्क। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, एक कोई पाइप की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं। एक मिनट, सॉरी, चलिए ज्यादा। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे पाइप है कोई, है ना। अब ये पाइप का नाम, द पाइप नोन एज, एक पाइप का नेम बताया होगा ऊपर। क्या बोल रहे हैं, कहते स्टीम वॉल्व। इस पाइप का नाम क्या है, जो बिलो है स्टीम वॉल्व। तो हम लिख देंगे स्टीम। ठीक है जी, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। देखो यहाँ पे पाइप नोन एज पूछ रहे हैं 18 वाले में, तो यहाँ पे कोई पाइप बताया हुआ, इसके बारे में नॉलेज देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
ये बोल रहे हैं कि दिस इज वेयर ही पुट द बीन्स, जस्ट बिलो दिस इज अ स्टीम वॉल्व, इन द सेंटर ऑफ द मशीन इज अ पाइप थ्रू विच द स्टीम कैन एग्जिट। ठीक है जी, यहाँ से स्टीम निकलती है, विच इज यूज टू फोर्थ अप द मिल्क। ठीक है जी, मिल्क के लिए यूज होता है। द टेक्निकल नेम ऑफ दिस पाइप इज स्टीम वेंड, इसको बोलते हैं स्टीम वेंड। तो ठीक है जी, तो लेट्स स्टीम, अब हम लिख लेते हैं स्टीम वेंड यहाँ पे, लेट्स यूज करते हैं स्टीम वेंड। ठीक है जी, यहाँ पे कोई लिड लिख लेते हैं लिड। ठीक है जी, एंड लास्ट वाला देखो रिजर्वायर का कुछ नेम दिया होगा वहां पे आते हैं। एंड नेक्स्ट दे आर सेइंग द वेंट कैन आल्सो बी यूज फॉर वार्मिंग वाटर। ठीक है जी, वार्मिंग पानी को गर्म करने के लिए भी यूज हो रहा है। आगे बोल रहे हैं द मॉडल शोन हियर हैज वन सिंगल वाटर टैंक, द वाटर इज हीटेड इन द टैंक इन ऑल स्टीम मशीन्स। तो यहाँ पे एक वाटर टैंक बताया हुआ देखो, तो इसका नाम ही क्या है, वाटर टैंक। क्लियर है जी, इस पार्ट का नाम है वाटर टैंक। लेट्स राइट वाटर टैंक हियर। आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस क्या हैं। हाँ जी, बोल रहे हैं रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 20 to 27 करना हमें, और ये बोल रहे हैं कि व्हाई यू शुड कंप्लीट अ फर्स्ट एड कोर्स। ठीक है जी, फर्स्ट एड कोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एंड जो क्वेश्चंस हैं दे आर कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, हम लोगों ने कंप्लीट द सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, एंड वी हैव टू यूज ओनली नो मोर देन 3 वर्ड्स, मतलब 1 वर्ड 2 वर्ड और 3 वर्ड, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है जी। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा 20th क्वेश्चन है, कह रहा है द कोर्स विल इक्विप यू टू प्रोवाइड केयर व्हाइल वेटिंग फॉर। कहते हैं जो ये कोर्स की बात चल रही है फर्स्ट एड कोर्स, वो आपको इक्विप करेगा। ठीक है जी, किसके लिए, टू प्रोवाइड केयर, केयर प्रोवाइड करने के लिए, किस, कब, व्हाइल वेटिंग फॉर, जब आप वेट कर रहे होगे किसी चीज का। उसके बारे में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं यू मस्ट रीड डैश इफ यू अंडरटेक दिस कोर्स। तो आपको क्या रीड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए टेक्स्ट में चलते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। कहते पीपल नीड टू नो व्हाट टू डू इन एन इमरजेंसी बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव। A first aid course will prepare you to make appropriate decision regarding first aid care and act की बात चल रहे हैं। ठीक है जी, आगे बोल रहे हैं the first critical step in any emergency depend on someone being there who will take the right action। ठीक है, after completing the course you will be able to, you should be able to, किसके able हो जाओगे, recognize when an emergency has occurred, कि कब emergency है, follow up step by step plan of action of for an emergency and provide care। देखो यहाँ पे केयर की बात आई है, for injuries until arrival of professional medical help। तो जब तक वो प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती तब तक आप उनकी टेक केयर करोगे। तो यहाँ पर भी बेटा देखो इन्होंने बोला था फोर्स विल इक्विप यू टू प्रोवाइड केयर व्हाइल वेटिंग फॉर, किसकी वेट करने के लिए, जब तक हम करेंगे प्रोफेशनल मेडिकल केयर। ठीक है जी, मेडिकल केयर की, तो प्रोफेशनल यहाँ पे आ जाएगा प्रोफेशनल मेडिकल, आपको हेल्प मिलती है तब तक। ठीक है जी, नेक्स्ट बोला था यू मस्ट रीड। अब देखें क्या रीड करना है, आगे बोल रहे हैं यहाँ पे हाउ यू विल लर्न, कोर्स कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन वेरियस वे बोल रहे हैं, एंड दिस मैनुअल विच इज एसेंशियल रीडिंग फॉर एनी एवरीवन अंडरटेकिंग द फर्स्ट एड कोर्स। तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। सो राइट मैनुअल देयर। ठीक है जी, हमारा सेकेंड आंसर आ गया, मतलब 21 वाला आ गया मैनुअल। क्लियर है जी, नेक्स्ट बोल रहे हैं एवरीथिंग यू लर्न इज बैक्ड अप बाय विजुअल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बोथ। देखते हैं जो भी बोल रहे हैं आपने पढ़ा है वो बैक्ड अप है, मतलब आपको उसकी कॉपी मिलेगी, बैकअप प्लान है, बैकअप है आपके पास, विजुअल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म ऑफ है, अब हम देखते हैं। एंड बोल रहे हैं द कोर्स अलाउ यू टू असेसेस, किस चीज को असेस करने के लिए, इन 3 मेन एरियाज। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं अब हम कि किसमें बैकअप प्लान हमें मिल रहा है, बैकअप चीजें मिल रही हैं। आगे बोल रहे हैं इट कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट विल डिस्कस इन द क्लास, डीवीडीज एंड पोस्टर विल सपोर्ट दिस इंफॉर्मेशन।
ठीक है जी, कौन सपोर्ट कर रहा है? डीवीडीज एंड पोस्टर्स, मतलब उसमें मिल रहा है आपको, तो भी आपको राइट डीवीडीज एंड पोस्टर्स हियर। ठीक है जी, तो आंसर आ गया आपका डीवीडीज एंड पोस्टर्स। क्लियर है? आगे बोला था असेसेस, क्या असेस करने की बात चल रही है? 3 एरियाज में, उसकी बात करते हैं। आगे बोल रहे हैं जी, कह रहे हैं एज वेल एज डिस्कशन ऑन अदर क्लास एक्टिविटीज द ऑडियो विजुअल मटेरियल विल एम्फसाइज द की पॉइंट to remember when making decision in emergency and will help you to provide appropriate care. Participating in all classes activity increase your confidence की बात कर रहे हैं हम। आगे बोल रहे हैं the course has been designed to enable you to evaluate your own progress in terms of स्किल्स, नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। देखो यहाँ पे 3 एरिया बता दिए इन्होंने, स्किल, नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पर बेटा इन्होंने बोला था कि 3 मेन एरियाज। तो असेस क्या करेंगे? तो असेस के बाद में आया यहाँ पे क्या? योर ओन प्रोग्रेस, क्योंकि यहाँ पे इवेल्युएट वर्ड यूज हुआ है। इवेल्युएट मीन्स प्रोग्रेस को आपकी चेक करना। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया असेस, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर ओन प्रोग्रेस। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग विद अदर स्टूडेंट्स हेल्प यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लुकिंग आफ्टर, किसकी? लुकिंग आफ्टर अ डैश। जब आप दूसरों के साथ में हेल्प करके दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करोगे, वर्क करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे। एंड 25th बोल रहा है, अ नॉलेज ऑफ डैश विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट ईच चैप्टर इन द मैनुअल इज अबाउट। तो नॉलेज किसकी बात देखते हैं, नॉलेज किसके बारे में बात कर रहे हैं, और किसकी नॉलेज आपको हेल्प करेगी, और आपको लुक आफ्टर, किसकी लुक आफ्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे आ जाओ बेटा। दिस आंसर इज, यहाँ पे मैनुअल वाले में आएंगे हम। देखो यहाँ पे बोला हुआ है, कहते एट द बिगनिंग ऑफ ईच चैप्टर। ठीक है जी, 1 मिनट, सॉरी, पहले हम ऊपर वाले पैराग्राफ से रहेंगे। कहते मेनी ऑफ द स्किल्स कैन बी प्रैक्टिस विद अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ चलोगे। दिस विल गिव यू सेंस ऑफ व्हाट इट वुड बी लाइक केयर अ रियल पेशेंट। तो किसकी केयर करनी है आपने? रियल पेशेंट in an emergency situation and help reduce any concern you may have about providing care। तो आपको ये किसी भी कंसर्न को रिड्यूस आपको करेंगे में, कंसर्न जो है आपको उसमें हेल्प करेंगे, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने में। और किसकी हेल्प जब करोगे? तो रियल पेशेंट, तो ये आपको राइट रियल पेशेंट है, अ रियल पेशेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट आया आपका, बोल रहे थे कि नॉलेज ऑफ डैश, तो किसकी नॉलेज की बात चल रही है? देखिए आगे हम क्या आपको पढ़ाएंगे वैसा। आगे बोल रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे द मैनुअल से। दिस मैनुअल हैज बीन डिजाइन टू फैसिलिटेट एंड लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल। आगे बोल रहे हैं इट इंक्लूड फॉलोइंग फीचर्स। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच चैप्टर देयर आर लिस्ट ऑफ की टर्म्स with definition you will need to know these term, understand content of the each chapter। तो आपको क्या हेल्प करेगा? कीवर्ड्स जो है वो हेल्प करेंगे कंटेंट को समझने में। तो आ गया की टर्म्स। नेक्स्ट आया, अ नॉलेज ऑफ द डैश विल नॉट काउंट टूवर्ड्स योर फाइनल असेसमेंट। किस चीज की बात करिए यहाँ पे? देखें किसकी नॉलेज आपको असेस नहीं करेगी, मतलब फाइनल असेसमेंट में आपकी काउंट नहीं करेगी। तो यूज द डैश टू हेल्प यू रिमेम्बर द इंफॉर्मेशन। तो किसको यूज करना है आपने, हम देखते हैं। आगे बोल रहे हैं, दे अपीयर इन वेराइटी ऑफ मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन की बात करिए। यू विल नॉट बी टेस्टेड ऑन दीज केस स्टडीज। तो आपको टेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब आपका टेस्ट नहीं हो रहा, आपका असेसमेंट नहीं हो रहा, किसका? केस स्टडीज का। तो वी हैव टू राइट केस स्टडीज हियर। ठीक है जी, केस स्टडीज, यूज द डैश, क्या है यूज करना, अब हमें वो देखते हैं। आगे बोल रहे हैं, कहते हैं एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर यू विल आल्सो फाइंड स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, आपको स्टडी क्वेश्चंस है। एंड बोल रहे हैं आगे, that have been designed to test your memory and understanding of the chapter। The answers are in the appendix। अपेंडिक्स में आंसर है। और तो हमको क्या मिल रहे हैं? बोल रहे हैं स्टडी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं यूज द स्टडी क्वेश्चंस टू हेल्प, है ना? तो स्टडी क्वेश्चंस जो है वो हमें हेल्प करेंगे
चीजों को रिमेम्बर करने की। क्लियर है जी? सो दिस इज योर आंसर। हो गए हमारे सारे आंसर क्लियर। अब हम थर्ड सेक्शन पे चलते हैं, लास्ट सेक्शन। इसको ही ज्यादा बच्चे डिफिकल्ट मानते हैं, ठीक है, इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंसली काम करना है। देखिए जरा क्या बोल रहा है ये थर्ड सेक्शन आपका। कह रहा है जी, रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर 28 to 48 क्वेश्चन। देखिए जरा क्या क्वेश्चन टाइप दिए हुए हैं हमें। अच्छा जी, ठीक है। पहले जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं 28 to 34, दीज आर मैचिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला मैचिंग इन्फॉर्मेशन है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, एंड A to G पैराग्राफ्स आर गिवन, ठीक है जी। तो देखते हैं जरा, तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, हम लोगों ने पहले इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है जी। एंड हम अकेले अकेले नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को, वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली ऑफ दिस पैसेज। और लास्ट वाला, थर्ड वाला, सेकंड टाइप जो क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज चूज द करेक्ट लेटर, मतलब एमसीक्यूज है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज ये नोट कंप्लीशन है, तो हम लोग साथ ही साथ चलेंगे इन सबको, ठीक है जी। तो मैं मैचिंग इन्फॉर्मेशन वाली इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ूंगी, बट मैं यहाँ से दो क्वेश्चंस पढ़ूंगी। बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर अर्ली पैडलॉक्स वर पॉपुलर बिकॉज दे वर, तो यहाँ पे पैडलॉक की बात आई है। बोल रहे हैं जो पुराने पर मतलब स्टार्टिंग वाले पैडलॉक्स थे वो पॉपुलर थे, क्यों, देखते हैं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट मास्टरपीस लॉक्स, मास्टरपीस लॉक्स के बारे में क्या बात की थी। एंड दिस वन इज एंटी बर्गरल डिवाइस की बात चल रही है, ठीक है जी। तो ये देखते हैं अब हम, सिक्योरिटी मैकेनिज्म हैव इंक्लूडेड की विद चेंजेबल बिट्स। अच्छा जी, तो ये वाला पैराग्राफ आई थिंक इन्होंने लास्ट में ही दिया हुआ है, तो हम वो बाद में पढ़ेंगे। देखो बीटिंग द बर्गलर्स की बात की है, तो वो लास्ट में ही पढ़ पाएंगे हम लोग। पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स सी कौन सी इंफॉर्मेशन फर्स्ट पैराग्राफ में हमें दी हुई है। हाँ जी, फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कीज हैव ऑलवेज रिप्रेजेंटेड अथॉरिटी, सिक्योरिटी, पावर, किंग्स एंड एम्परर्स, कोर्ट नोबल्स की बात चल रही है। Across the globe have incorporated the symbol of key into banners, coats of arms की बात चल रही है। The delivery of key to castles, forts and city was symbolic event, ठीक है जी। जब कीज डिलीवरी की जाती थी, कीज की मतलब किसी को सौंपी जाती थी, तो वो सिंबॉलिक इवेंट के तौर पे मनाया जाता था उसको। एज इज द प्रेजेंटेशन ऑफ की टू द सिटी टुडे to a visiting dignitary. It was a way of showing people that they were both welcome and trusted. तो ये माना जाता था कि वो एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं और एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो कीज है वो अथॉरिटी का सिंबल माना जाता था, एंड ये एक सिंबॉलिक इवेंट थी, ठीक है जी। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड वेलकम को शो करता है। तो लेट्स सी, ऐसा कुछ बताया हुआ है यहाँ पे हमारे पास। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रीजन व्हाई सर्टेन लॉक्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट गुड्स, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ पर्टिकुलर लॉक्स की बात नहीं आई है। एग्जांपल ऑफ रिलेशन बिटवीन फॉर्म एंड फंक्शन, नो। टाइम व्हेन लॉक्स मेक, नो। रेफरेंस टू द एंशिएंट सेरेमनी, बिल्कुल ठीक है जी। देखो यहाँ पे एक सेरेमनी के तौर पर, सिंबॉलिक इवेंट के तौर पर इसको मनाया जाता था। देखो हमने यहाँ पढ़ा था कि जब किसी को कीज सौंपी जाती थी, ठीक है जी, डिलीवर की जाती थी, ये बता रहा है। क्लियर है जी? तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ो, फिर से देखो। क्लियर है जी? सो लेट्स सी, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। हम लोग इस आंसर के सामने पैराग्राफ का नेम लिखेंगे। दिस इज योर 32 आ गया जी। और क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बी वाला। बी क्या कह रहा है देखिए जरा। बी बोल रहा है, there are many centuries ago in ancient Egypt, the importance of head of the household was determined by number of keys, ठीक है जी। कि household की importance वहां से पता चलती थी कि उसके पास कितनी keys हैं। These were large keys and were carried by slaves on their shoulders, slaves लेके जाते थे। If he had several slaves to key bearer, he was considered to be man of great wealth and distinction, ठीक है जी, बहुत अमीर माना जाता था उसको, धनवान माना जाता था। And in this tradition, through the ages, the lock and its key have become integrate part of our culture. Locking up personal property, the key symbolize our desire for privacy and security. तो अगर हम ये किसी चीज को लॉक करके रखते हैं, कहते हैं आजकल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, जिसके पास जितनी कीज है, इट मीन्स
वो उतना ज्यादा वेल्दी है, तो ऐसा कुछ देखिए जरा इन इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। बोल रहे हैं जी, द रीजन की बात हम पहले सर्टन लॉक्स पहले भी यूज कर चुके हैं, नहीं कहीं पर भी यूज हुआ हम पढ़ चुके हैं इसको। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ पर्टिकुलर लॉक, नो एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड फंक्शन, लॉक्स में की भी बात नहीं आई। हाउ सर्टन लॉक मेकिंग स्किल्स नहीं आया। द यूज ऑफ की एज मेजर ऑफ पर्सन सोशल स्टेटस, दिस इज द आंसर। क्यों? क्योंकि बोला था ना जितनी ज्यादा कीज होंगी वो सोसाइटी में उतना वेल्दी एंड डिस्टिंक्शन माना जाएगा। देखो यहाँ पे बोला था इन्होंने, यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ, फिर से हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। ये देखो, if a person has ये वाली लाइन में बोल रहा है कि कंसीडर टू बी ग्रेट वेल्थ, उसके पास ग्रेट वेल्थ है बोल रहे हैं एंड डिस्टिंक्शन है। क्लियर है जी? सो लेट्स मूव टू सी पैराग्राफ। अब सी पैराग्राफ कह रहे हैं, कहते अर्लीस्ट known logs date back well over 3000 years, ठीक है। they were made of wood and large and crude in design होते थे, yet their principle of operation was forerunner of the modern twin tumbler logs। कहते हैं आज के जो लॉक्स है उनसे भी वो फोर थे। फोर रनर मतलब आगे थे, ठीक है जी, मतलब एडवांस थे। Since the earliest time, chests were secured with strong and often very large locks. They were used to protect precious metals। जो हमारे घरों पे चेस्ट होती हैं, तिजोरियां जैसी होती हैं, तो वो प्रेशियस मेटल को स्टोर करने के काम आती थी, इसीलिए उनके ऊपर में लार्ज लॉक लगाए जाते थे। मनी ज्वेल्स टू स्टोर क्लोथिंग एंड चर्च वेस्टमेंट्स, आर्चिव्स एंड आर्म्स, ठीक है जी। इसके बाद में हाउस होल्ड आर्टिकल्स, ब्राइडल ड्रेसेस, इवन ब्यूरियल ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल, इन सबके ऊपर भी लॉक्स लगे होते थे। Chest locks were ornamental for household use or were very plain and sturdy for chests that were to be transported। अब ये बोल रहे हैं जो चेस्ट के ऊपर लॉक्स लगे होते थे अगर तो वो हाउस होल्ड यूज के लिए होते थे तो दैट वर ऑर्नामेंटेड। ऑर्नामेंटेड मतलब होता है कि सजावटी, बहुत सुंदर सुंदर बनाए जाते थे। लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टेड गुड्स के लिए होते थे तो प्लेन एंड स्टर्डी से होते थे, ठीक है जी। सो द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ द लॉक यूजली डिपेंड अपॉन द यूज to which that lock would be put। तो कहते हैं डिजाइन एंड अपीयरेंस उसी पर डिपेंड करती थी कि वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो लेट्स सी, ऐसा कुछ हम लोगों को इंफॉर्मेशन में मिला हो यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं द रीजन वाई सर्टन लॉक्स वर यूज टू प्रोटेक्ट गुड्स, इसकी बात नहीं आई है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर लॉक वर्क, नो एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड फंक्शन। बेटा ये बात आई है, फॉर्म मतलब कैसे बना है, फंक्शन मतलब किस काम के लिए बना है। और इन्होंने सी में हमें यहाँ पे यूज कर बताया कि अगर तो वो चेस्ट घर के लिए, हाउस होल्ड के लिए यूज हो रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा ऑर्नामेंटल पीस थी। देखो यहाँ पे हमने यूज किया था chest lock were ornamented for household use और प्लेन किस लिए होती थी, स्टडी फॉर ट्रांसपोर्टेड मटेरियल के लिए। तो यहाँ से इसका आंसर मिल गया, ठीक है जी। लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ। बी पैराग्राफ कह रहा है padlocks were known to the ancient Greeks, Romans, Egyptian and other culture including the Chinese, and were particularly favored because they were पोर्टेबल, ठीक है जी। क्योंकि वो पैडलॉक्स जो थे वो पोर्टेबल थे, चाइनीज पैडलॉक्स पोर्टेबल थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे, इजीली ट्रांसपोर्टेबल थे। इट इज जनरली बिलीव दैट द पैडलॉक्स वाज फर्स्ट यूज्ड एज ट्रैवल लॉक्स, उनको यूज किया जाता था टू सेफगार्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम थीव्स along ancient trade routes and seaboards and waterways where commerce was centered। तो जहाँ पर व्यापार ज्यादा होता तो वहां पे ये वाले यूज होते थे लॉक्स। Brass and iron padlock found in Europe and East were popularized by Roman and Chinese people को popularize कर दिया। क्लियर है जी? अब देखो इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आई हो तो। अब ये बोल रहे हैं बेटा देखो, फर्स्ट वाला द रीजन वाई सर्टन लॉक्स वाज यूज्ड टू प्रोटेक्ट गुड्स फॉर सेल। अब यहाँ पे मर्चेंडाइज गुड की बात आई थी बेटा, देखो डी पैराग्राफ में इन्होंने यहाँ पे हम लोग ने यूज की मर्चेंडाइज, ट्रेवल लॉक यूज हुए हैं ये एज अ ट्रेवल लॉक सेफ गार्ड। तो जो पैड लॉक्स है ये मर्चेंडाइज मतलब जो सेल के लिए गुड्स की जा रही है उनके लिए यूज हो रहे हैं। सो दैट इज वाई आपका ए वाला जो है मतलब 28 है, उसका आंसर डी है। क्लियर है जी? चलो, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है,
लास्ट में भी स्पेशल टाइप ऑफ पैडलॉक्स वर यूज बोला था। देखो अकॉर्डिंग टू राइटर अर्ली पैडलॉक्स वर पॉपुलर बिकॉज दे वर वो मेड ऑफ वुड थे, नो वुड के तो नहीं बने थे, एक्सट्रीमली सिक्योर भी नहीं थे, इजिली ट्रांसपोर्टेड थे। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने बोला था पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन लॉक्स को लेके जा सकते थे, पोर्टेबल था। दैट इज व्हाई दे आर वेरी कहते हैं फेमस या कॉमन थे या फिर पॉपुलर थे। ठीक है जी, कॉमन टू मैनी कल्चर ये तो नहीं बता। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, दैट इज ई पैराग्राफ। अब ई पैराग्राफ कह रहा है, कहता है अनदर टाइप ऑफ पैडलॉक, द पुश की पैडलॉक कहते हैं इनको, बहुत सिंपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, द बोल्ट बीइंग केप्ट इन द लॉक पोजीशन बाय द प्रोजेक्शन ऑफ स्प्रिंग एंड स्प्रिंग्स, वहां पे स्प्रिंग या स्प्रिंग्स लगे होते थे टू अनलॉक। स्प्रिंग्स वर कंप्रेस्ड और फ्लैटन बाय द की, ठीक है, जिसको फ्लैट किया जाता था की से, which freed the bolt and permitted it to slide back. Padlock were often highly decorated with dragons, horses, इनको डेकोरेट किया जाता था and were presented in pairs as gifts। ठीक है जी, प्रेजेंट किया जाता था गिफ्ट्स के तौर पे with congratulatory messages। ठीक है जी, congratulation वाला मैसेज लिखा जाता था, best wishes लिखी जाती थी। For better efficiency, later lock otherwise known as combination padlocks were later developed। ठीक है जी, जो एक कॉम्बिनेशन वाले लॉक्स बन गए, which eliminated the need for an actual key and worked by aligning numbers and letters। ठीक है जी, रिवॉल्विंग डिस्क, रिवॉल्विंग डिस्क होती थी, उसके ऊपर नंबर्स एंड आपको अल्फाबेट्स को जो है या फिर लेटर्स को अलाइन करना होता था। पैडलॉक वर यूज्ड थ्रूआउट द सेंचुरी टू लॉक अप प्रिजनर्स एज वेल एज पोजेशंस। ठीक है जी, तो प्रिजनर्स को, कैदियों को या फिर अपनी संपत्ति को लॉक करके रखने के लिए भी यूज होते थे। They were usually made of iron, bronze, brass, and rough in construction, but had the disadvantage of being easy to dispose। सॉरी डिफ्यूज, वो इजीली डिफ्यूज हो जाते थे। ठीक है जी, वो कोड वर्ड जो लगाते थे हम, जो लेटर्स या नंबर के अलाइनमेंट लगाते थे वो जल्दी डिफ्यूज हो जाते थे। क्लियर है जी? तो देखिए जरा ऐसा कुछ यूज हुआ है इन पैराग्राफ्स में। अब देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ पर्टिकुलर लॉक वर्क, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर लॉक कौन सा पैडलॉक जो है वो उसकी बात की थी कि उनको अलाइनमेंट करके नंबर्स की या लेटर्स की अलाइनमेंट करके उसको बोला जाता है। ठीक है जी, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहे हैं, कह रहे हैं जी एफ पैराग्राफ में, थ्रू आउट 14 एंड 15 सेंचुरी इन यूरोप देयर वाज लिटिल सिग्निफिकेंट मूवमेंट made in the design of locking merchandise mechanism, sorry, although ornamentation become increasingly important, craftsmen at the time excelled in metal work। ठीक है जी, वो जो क्राफ्टमैन थे वो बहुत ज्यादा एक्सेल हो गए थे, बहुत ज्यादा बढ़िया हो गए थे, एंड डिजाइन्ड एंड प्रोड्यूस लॉक्स फॉर गेट्स, डोर्स, चेस्ट और कबर्ड के लिए बनाते थे। दिस वाज एज ऑफ मास्टरपीस लॉक, यहाँ पे मास्टरपीस लॉक्स बनते थे, that had to be designed and produced as one of a kind by journeyman। तो उसे वन ऑफ अ काइंड मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट अद्भुत से स्पेशल लॉक्स बनाते थे जो कौन, क्राफ्ट्समैन, लॉक्समैन, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई हिम एज मास्टर। ठीक है जी, तो जर्नीमैन जो होते थे वो लॉक्समैन जो लॉक्समैन होते थे वो अगर बिल्कुल डिफरेंट सा एक वन ऑफ अ काइंड लॉक बनाते थे तो वो क्वालिफाई करते थे उन्हें एज अ मास्टर, मतलब माहिर, ताले बनाने में माहिर उनको बोला जाता था। मास्टरपीस लॉक्स वर नेवर एक्चुअली यूज्ड ऑन डोर्स, वर often display without cover to show the component part of the mechanism, their function and decoration and method of assembly के लिए वो बताया जाता था। ठीक है जी, अब देखिए जरा ऐसा कुछ है तो अगर हमारा यूज हुआ हो। अब देखो क्या बोल रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, है ना। और टाइम व्हेन लॉकस्मिथ वर इन बिग डिमांड की बात नहीं आई है। हाउ सर्टेन लॉक मेकिंग स्किल वर टेस्टेड, तो यहाँ पे हम लोगों को बताया था एफ पैराग्राफ में ही कि अगर वो कोई स्पेशल लॉक बनाते हैं, है ना, देखो वन ऑफ अ काइंड यहाँ पे बोला था ना, प्रोड्यूस वन ऑफ अ काइंड, तो वो मास्टर कहलाते थे हम। ठीक है जी, मास्टर बोला जाता था, दैट इज द रीजन। अब देख लिया हम फटाफट से, हमारे एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन तो नहीं मैच कर रहा जो रह गया हो। मास्टरपीस की बात आ रही है, देखो व्हाट डज द राइटर से अबाउट मास्टरपीस लॉक्स। मास्टरपीस लॉक के बारे में इन्होंने क्या बोला है, ये बोल रहे हैं जी, कह रहे हैं they used to demonstrate design features
कि वो डिजाइन फीचर्स के लिए, बिल्कुल ठीक है जी। देखो वो डिजाइनिंग के लिए यूज हो रहा था। आगे बोल रहे हैं दे वर मेड टू लॉक अप स्मॉल आइटम्स ओनली, इनकी तो बात नहीं हुई है। दे वर मेड फॉर द रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप, ये भी नहीं बताया कि इनके लिए बना रहे हैं। दे वर प्रोड्यूस टू लास्ट फॉर सेंचुरीज, सेंचुरीज के लिए बनाए जा रहे हैं। नो, ये बोला था कि वो डिजाइनिंग के लिए बनाए जा रहे हैं, उनका कोई ऐसा पर्पस नहीं होता था, बट वो डिजाइनिंग के लिए होते हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, दैट इज लास्ट पैराग्राफ। बोल रहे हैं ड्यूरिंग द एरा ऑफ रेनेसांस इन 15 एंड 16 सेंचुरी इन यूरोप, मास्टर लॉकस्मिथ were inspired to produce most intricate finest ornamental locks of all time। ठीक है जी, जो मास्टर लॉकस्मिथ से उनको बोला जा रहा था वो प्रोड्यूस करें ये सारी चीजें। दिस वाज अ पीरियड व्हेन आयरन क्राफ्ट्समैन एंड लॉक आर्टिस्टन वर हाईली sought आफ्टर ऑल बिकमिंग इंटरनेशनली फेमस, तो उनकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई बोल रहे हैं। तो देखो ऐसा डिमांड वाला वर्ड हमें लास्ट में इंफॉर्मेशन में भी दिया हुआ है। एंड ये बट टाइम एंड लॉकस्मिथ वर इन बिग डिमांड, तो मैंने यहाँ पे बता दिया था वो कौन सा टाइम था, दैट इज वाई जी इज क्लियर है जी। सारे हो गए हमारे, दोनों ये भी हो गए। अब लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, दैट इज कंप्लीटिंग मोड्स। ठीक है, बोल रहे हैं एंटी बर्गलर डिवाइसेस जो हो रहे हैं वो किस लिए यूज हो रहे हैं। कहते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैव इंक्लूडेड क्या क्या इसमें, कीज विद चेंजेबल बिट्स, फिर डैश की बात चल रही है, कहते हैं फिर पजल पैडलॉक्स यूज हो रहे हैं, फिर डैश। तो देखिए जरा कुछ ऐसा, हम इन्होंने बोला बिट्स के बारे में बात की है, तो देखिए जरा कुछ ऐसा। हाँ जी बेटा, दीज आंसर्स आर इन दिस पैराग्राफ बीटिंग द बर्गलर वाले में। कहते हैं when lock picking become prevalent in 18th century, investor met the challenge of confounding the burglar with increasingly complicated lock mechanism. Among the new movement were, were keys with changeable bits as well as far अलार्म बेल्स। तो उसमें क्या हो गई थी, अलार्म बेल लगा दी थी उन्होंने कि जब भी कोई लॉक को छूता था तो अलार्म बेल बजने लग जाती थी। तो वी हैव टू राइट अलार्म बेल। ठीक है जी, तो इसमें अलार्म बेल्स बजती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते पजल पैडलॉक होते हैं और नेक्स्ट क्या है उनके बारे में बात करते हैं। पजल पैडलॉक के बाद की बात कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं जी, तो हमारे यहाँ तो हो चुका था। कहते हैं दीज अर्ली पजल पैडलॉक हैड फ्रॉम 3 to 7 रिंग्स ऑफ कैरेक्टर और लेटर की बात कर रहे हैं जो रिलीज होता था प्रॉपरली अलाइन करने के बाद में। डायल लॉक वर सिमिलर इन ऑपरेशन, तो जो दूसरे वाले थे वो कौन से थे हमारे पास आए सिमिलर से जो थे, दैट इज डायल लॉक्स। ठीक है जी, फिर आगे बोल रहे हैं इन रिसेंट ईयर्स ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन मेड पॉसिबल बाय, तो किससे पॉसिबल हो पाया, किस चीज के कारण पॉसिबल हो पाया इसमें इम्प्रूवमेंट। द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी इन 20th सेंचुरी रेवोल्यूशनाइज कर दिया, तो आंसर इज किसकी वजह से हो पाया, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से। लास्ट वाला बोल रहा है हाउएवर पीपल कंटिन्यू टू प्रेफर, लेकिन अभी भी लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, देखते हैं जरा किस चीज को प्रेफर करते हैं। हाँ जी, बट डिस्पाइट द एडवांसेस मेड इन द फील्ड मोस्ट ऑफ अस स्टिल रिलाई ऑन कन्वेंशनल कीज, अभी भी हम किसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं कन्वेंशनल कीज के ऊपर। सो व्हाट इज द आंसर, कन्वेंशनल कीज। सो दिस इज योर आंसर। सारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए हैप्पी प्रैक्टिस।